नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में कुछ जरूरी मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दे आगे आने वाले समय में बहुत एक बड़ा रूप जरूर लेने वाले हैं। एक तरफ आज सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल करी। सरकार ने आज जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम दादा ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। हॉकी के सितारे, देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको उनसे प्रेरणा मिलती है, उनके नाम पर वो रख दिया गया है। अब उस पर राजनीति होना लाजमी थी, लेकिन उस पर एक बिल्कुल जिसको कहते हैं सेंट्रल सवाल यही है कि सिद्धांत के तौर पर, चाहे वो बीसीसीआई के स्टेडियम हो, चाहे वो एसएआई के स्टेडियम हो, किसी के भी स्टेडियम हो, नाम तो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज का जो है वो रखना चाहिए किसी ना किसी तरीके से हमारे देश के, भारत का गर्व बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के नाम पर ही। उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ क्या किसान आंदोलन जो है पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है? अब क्या राकेश टिकैत राजनीति की राह पर चल चुके हैं और किसान आंदोलन को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है कि सरकार पर वोट की चोट करो, तभी उनका आंदोलन शायद सफल हो पाएगा? उस पर राकेश टिकैत हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। इन सब बातों पर बात करने से पहले आपको दिखाते हैं इस समय की 6 बड़ी खबरें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया। अब अवार्ड का नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में प्रशासन की एक ऐतिहासिक पहल, स्कूलों का नाम सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के शहीद जवानों के नाम पर रखा जाएगा। पूर्वी लद्दाख के गोगरा पॉइंट से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। 12वें दौर की बातचीत के बाद कोर कमांडर्स की जो वार्ता है उसके बाद लिया गया फैसला। भारतीय सेना ने जारी किया बयान। किसानों के समर्थन में विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी ने कहा काले कानून को हटाना ही होगा। किसानों के पक्ष में विपक्ष एकजुट। और 15 अगस्त से पहले लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा, कंटेनर रखकर लाल किले को पूरी तरह किया गया किलेबंद। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए लिया गया फैसला। ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने सेमीफाइनल में दिया कड़ा मुकाबला। अजरबैजान के खिलाड़ी से ने जीता सेमीफाइनल। अब ब्रॉन्ज के लिए बजरंग दिखाएंगे दम। आज एक बहुत बढ़िया खबर आई और उस खबर को लेकर शायद किसी के दिमाग में भी या किसी के दिमाग में कोई शक या किसी तरह का संशय नहीं होगा कि ये बिल्कुल पहले ही हो जाना चाहिए था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। ये इस तरीके का जो पूरा तैयारी है उससे एक तरफ जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनमें जोश भरेगा, लेकिन साथ ही साथ इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। और सवाल यही उठ रहा है कि काश खेल के और जो स्टेडियम हैं, अवार्ड हैं, उनके नाम भी खिलाड़ियों के लिए उनके नाम पर होते तो युवाओं को और भी कितनी प्रेरणा मिलती। लेकिन खेल के मैदान में नेताओं का नाम जब आता है तो उस पर राजनीति होना लाजमी है। कांग्रेस ने ज्यादा समय तक इस राज किया है तो कांग्रेस के नेताओं का नाम जगह जगह आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब बीजेपी भी उस राह में बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके पास क्योंकि अभी सत्ता के साल कांग्रेस के मुकाबले कम है तो वो जो फहरिस्त है वो अभी उनकी थोड़ी छोटी है। लेकिन कुल मिला के राजनेताओं के नाम पर चाहे वो स्टेडियम हो चाहे पुरस्कार हो, उस पर रखना बदस्तूर जारी है। जब ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, ठीक उसी वक्त मोदी सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि देशवासियों के आग्रह पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लेकिन क्योंकि खेल रत्न का पूरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसलिए इसे बदलने का कांग्रेस की ओर से विरोध शुरू हो गया। जो एक हमारे शहीद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और एक हमारे खेल जगत के सर्वोपरि नायक हैं, तो दोनों का सम्मान रख के सरकार चल सकती थी। गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद, ये गलत है। ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी कर रहे हैं।
इसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन उनका कहना है, दलील ये है कि जितना काम जो है या खेल पुरस्कार जो है वो खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के भावना से, और वो भी वैसे प्रधानमंत्री का नाम बदला जाना जो देश के लिए शहीद हुआ हो, ये कौन एक्सेप्ट करेगा। हालांकि बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि नाम तो बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था। ये बहुत ऐतिहासिक है और ये चीज़ सालों पहले होनी चाहिए थी। जब बने थे, जब शुरू हुए थे, तभी किसी खिलाड़ी के नाम होना चाहिए था। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलना चाहिए। याद दिला दे कि इस स्टेडियम का नाम अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जा चुका है। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत कह रहे हैं कि नया अवार्ड शुरू कर देते, पुराने को भी रहने देते, लेकिन ये रोक किसी एक पार्टी या एक परिवार में नहीं है। योजनाओं और बाकी चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो 29 स्टेडियम और अवार्ड गांधी परिवार के नाम पर हैं। राजीव गांधी के नाम पर 23, इंदिरा गांधी के नाम पर 4, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 2, यानी कुल मिलाकर 29 खेल स्टेडियम का नाम गांधी परिवार पर है। बीजेपी कुछ पीछे जरूर है, लेकिन उसे भी ये मर्ज लग गया है। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम अब अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है और अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दलील ये भी दी जाती है कि क्रिकेट स्टेडियम तो बीसीसीआई के अधीन है, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन बात यहाँ सिद्धांत की है। सवाल यही कि अगर आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए खेल से जुड़े स्टेडियम और अवार्ड महान खिलाड़ियों के नाम पर ही होने चाहिए, तो पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुल मिलाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सारी जो भी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी तरह के जो स्टेडियम बनते हैं या कुछ भी बनता है, उसमें जनता की गाड़ी कमाई का योगदान तो होता ही है। अब वो चाहे बीसीसीआई का हो, क्योंकि बीसीसीआई की कमाई में भी एक बड़ा हिस्सा होता है जब हम मैच देखते हैं या हम जाकर टिकट खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों पर एक सिद्धांत, एक पैमाना बहुत ज़रूरी है। अमित कुमार मेरे सहयोगी, डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर, इस समय रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा। रविकांत, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जब ट्वीट किया तो कहा कि बहुत सारे लोगों को ने की मांग थी कि इस तरीके से इसका नाम बदल दिया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का मांग पहुंचाई कैसे लोगों ने? देखिए अंकित, इस खबर को देखने के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में कहा कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि जो खेल अवार्ड दिए जाते हैं वो किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। और जिस तरीके से ओलंपिक में भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, चाहे मेंस हॉकी की या विमेंस हॉकी की, प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि ये बहुत उचित समय है विपक्ष के मुंह को बंद करने के लिए। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक की तरीके ये चाल चली। ऐसे में मेजर ध्यानचंद का विरोध तो विपक्ष उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, लेकिन सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि राजीव गांधी के नाम को हटाया गया है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि राजीव गांधी के नाम को हटाकर बीजेपी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के नाम पर इस अवार्ड को नहीं रखा है, क्योंकि ध्यानचंद के योगदान को कोई कम करके नहीं आंक सकता है। वो हॉकी के जादूगर थे और जिस तरीके से 41 साल बाद हॉकी जो है अपने पुराने गौरव को हासिल कर रही है, ऐसे में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए जब ये अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा तो उनकी कीर्ति और उनके योगदान को याद किया जाएगा। इसलिए इस अवार्ड का नाम चेंज किया गया है। लेकिन आप अंकित जानते हैं कि सियासत तो होनी है। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जानबूझकर मोदी सरकार एक परिवार को टारगेट कर रही है। जब जंतर मंतर पर राहुल गांधी पहुंचे थे किसानों के समर्थन में, हमने उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन वो इसका विरोध नहीं कर पाए, बिना जवाब दिए चले गए। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ये नाम बदला गया, जैसे आपने कहा मास्टर स्ट्रोक है, तो मास्टर स्ट्रोक में कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीतिक मंशा तो जरूर होती है। तो राजनीति तो दोनों तरफ से इस पर पूरी तरीके से खेली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत, हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं आपको हमारी जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, और आप पूछेंगे कि इससे हमारा सरोकार क्यों है, क्योंकि
8 महीने से किसान जो बैठे हुए हैं, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे या तो कुछ लोगों को असुविधा हो रही है या कुछ लोगों को सुविधा हो रही है। और देश का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और अच्छा होता कि संसद में किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त तीखी नोकझोंक होती, बातचीत होती, लेकिन हंगामे के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर संसद ना चलाने का आरोप लगाते जा रहे हैं। इस बीच आज राहुल गांधी समेत 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर हमारी जो पार्लियामेंट है उससे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर समझ लीजिए है। वहां पर किसानों की अपनी एक अलग संसद चल रही है। हालांकि इस मामले में इस जो मार्च पूरा हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं दिखा कि ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, पूरी तरह एकजुट नहीं है। टीएमसी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल हुए नहीं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पहुंचने के बाद वहां पे बैठे हुए किसानों के बीच जब वो पहुंचे तो उन्होंने किसानों के समर्थन में कुछ बातें कही और कहा कि जो सरकार के कानून हैं वो बिल्कुल हटने चाहिए। सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कहा। आज सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फ़ोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत किसानों के बीच में जाके भी राहुल गांधी अगर पेगासस की बात करेंगे तो सवाल तो ये उठेगा कि किसानों का मुद्दा बड़ा या पेगासस का मुद्दा। पर कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मीडिया कवरेज की बजाय संसद में किसानों की बात करना जरूरी है। विपक्ष को वहां पर कम से कम ये बात उठानी चाहिए। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? अगर चिंता है तो प्रतिपक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए चर्चा करने के लिए, विषय उठाने के लिए लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम संसद है। तो संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। कुल मिला के विपक्ष को भी और पक्ष को भी बड़ा सूट करता है संसद में इस तरह का हंगामा होता रहे, मुद्दों की बात होना, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर सरकार तो अपनी लाइन खींच चुकी है। अब उस पर आगे बात क्या होगी, इसी को लेकर एक बड़ा सवाल उठा हुआ है। लेकिन इन सब ये जो सारी घटनाक्रम हो रहा है ये उस समय हो रहा है जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों चीजों को यूं ही नहीं जोड़ा जा रहा। 2 दिन पहले की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं जब संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थी, किसानों को लेकर, खेती किसानी को लेकर और इन कानूनों को लेकर आपस में बिल्कुल भिड़ गए। थोड़ा सा जरा सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके का विवाद हो रहा था उनका। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के, तुसी बिल कराया पास करने, तुसी पहला कौन हो? ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? अब आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक दल बिल्कुल उमड़ के कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दों को कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बना के कुछ इसका चुनावी फायदा उठा लिया जाए। अब बात करते हैं किसानों की। 8 महीने से चल रहे किसानों के जो आंदोलन है उसमें पहले ही कह दिया गया है, जिस तरीके से जो सियासत हो रही है, कि किसान आंदोलन में सियासी पार्टियों का आना बिल्कुल मना है। इस तरीके की बात शुरुआत में आपने सुनी। किसानों ने कहा हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये सियासी राजनीति से दूर रहेंगे। पर हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो लखनऊ जाएंगे और लखनऊ जाकर लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बिल्कुल रोक लेंगे। क्यों राकेश टिकैत ने यह बात कही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। सुनवाते हैं आपको पता है राकेश टिकैत ने कहा क्या था उस समय। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से
लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ लेकिन आंदोलन और चुनावी राजनीति का घालमेल जो है वो कुछ ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताता हूं, और ये क्यों कह रहा हूं मैं कि ये घालमेल पूरे तरीके से अब किसानों का जो पूरा आंदोलन है उस पर भी धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। क्योंकि आपको अगर ये बात हम समझाएं और थोड़े ग्राफिक के साथ समझाते हैं, पंजाब में किसानों के जो नेता हैं चंदूनी साहब, उन्होंने कहा पंजाब में किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो जो बात पहले होती थी कि हम निष्क्रिय चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं अब संयुक्त किसान मोर्चा ने चंदूनी साहब को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें लगा कि इस तरह की बात करेंगे तो हम बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी की तरह बात करना शुरू कर देंगे। कलकत्ता में जब ममता बनर्जी से राकेश टिकैत मिले थे, आपको ये भी याद होगा कलकत्ता में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल में, तो राकेश टिकैत लोकतंत्र में जो बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं वो यही है कि किसानों के पास क्या राजनीतिक दबाव बनाना ही अब एक विकल्प रह गया है? क्या उनका जो किसान है, जो आंदोलन है, वो पूरी तरह से राजनीति के खेल के प्यादे अब किसान बनते जा रहे हैं? तो दो बातें हैं कि क्या खुद किसान राजनीति खेल के प्यादे बनते जा रहे हैं, और या फिर जो किसान हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस पूरे खेल में जो उनको लगता है कि अब आखिरी विकल्प उनके पास यही रह गया है कि अब और कुछ नहीं हो सकता राजनीति के पर्दे पर उतरने में। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको भी कोशिश करी जा रही है लामबंद करने की। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव राकेश टिकैत, जो पूरा चेहरा बनते जा रहे हैं किसानों, जो पूरा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उसके पूरी तरीके से अगर आप देखें तो राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन का अब चेहरा बन चुके हैं। राकेश टिकैत से कुछ सवाल करेंगे। राकेश जी, ये देखिए राकेश जी आ गए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए आप, तो लखनऊ पहुंच के आपने धमकी दी कि वैसा ही बना देंगे जैसा दिल्ली बना दिया है, तो तैयारी क्या है और क्यों ऐसा बनाना चाहते हैं आप? ये चुनाव कहाँ से आ गए बीच में? हमारे वहाँ लड़ाई चल रही कानून पे। हम अपना गन्ने के भुगतान की बात करें, हम करते हैं कि गन्ने का रेट बढ़े, हम करते हैं बिजली की बात, हम करते हैं आवारा पशुओं की बात, आप चुनाव की बात करो। ये चुनावी एजेंडे तो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, हमारे एजेंडे तो मुद्दे हैं, हम तो उसकी बात करते हैं। बात तो आप पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, मैं कोई चुनावी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिर्फ आपका पक्ष समझना चाहता हूं, क्योंकि और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए कोई भी रणनीति बन रही है क्या आप लोगों की? अब भाई हमें क्या पता चुनाव का पड़ेगा, हम तो चुनाव से दूर हैं, हम तो जिंगे चुनाव हो उसकी तरफ को पैर करके भी नहीं सोते। राकेश जी कमाल की बात कर रहे हैं, अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं पैर करके सोते नहीं है, और आप ही इन पैरों से आपके किसान नेता और जो आपके साथ समर्थक हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ वहां पर जाकर दबाव बनाएंगे। वे चावल मांग रहे थे वहां से, चुनाव में कोई चावल मांगता थे क्या? वे धान मांग रहे थे वहां से एक मुट्ठी, हर घर से एक मुट्ठी धान का क्या कर रहे थे? वे राइस मिल लगा रखी। हमने ये कहा उन्हें भाई ये एक मुट्ठी धान मांग रहे, इसमें तुम्हारी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि चावल एक पूजनीय अनाज होता है। एक मुट्ठी चावल में उसे कहेंगे वोट भी दे दो। हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लेना, क्योंकि उनका धान बिकता है 800-900 रुपया क्विंटल। हाँ। और सरकार का रेट है भारत सरकार का 1800-1850 रुपया। हाँ। तो हमने कहा भाई इसकी कीमत भी साथ ही मांग लेना। यात्रा तो इस बार भी निकलेगी, तो ये कहा हमने, तो बात तो ये करी, इसमें तो वोट की तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने चावल मांगे, आपने कहा कि वोट इनके मांग लेना। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, यात्रा तो वहां पे भी निकलेगी, वोट मांगने बीजेपी वहां पे भी आएगी। ना ये भी आग्रह थे, जब विपक्ष में थे ये भी बैठते थे आने के, उन्हें तो मंच हम देते ही नहीं। वो तो दरगाह बना रखी थी एक, जिसमें जनता बैठ कर देख सके। वो वहां पे एज ए एमपी नहीं आए, एज ए दर्शक आए वहां पे। हाँ। और उन्होंने वो पूरी कार्रवाई देखी। हाँ वो देखी,
पर ये तो मंच पे भी आते थे पहले जब विपक्ष में रहते थे। तो पहले राजनीतिक था, अब राजनीतिक नहीं है। क्या किसी सियासी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है अब वो आपके समर्थन में अगर आ रही है तो वो तो सिर्फ दीर्घा में बैठने के लिए आ रही है, और आप कह रहे हैं बीजेपी पहले हमारे साथ मंच साझा करती थी, तो पहले क्या समर्थन करते थे और इस बार क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे राकेश टिकैत? ना, हमारा तो नहीं कोई मतलब राजनीति पार्टी से। भाई जनता खुश जिससे होगी वोट दे देगी, अब वो नहीं वोट देंगी तो अगर कोई हारता हुआ कैंडिडेट भी होगा तो डीएम उसको जीत का सर्टिफिकेट दे देगा। यहाँ चुनाव की कहाँ जरूरत है? यहाँ तो डीएम जिता देता है। भाई मुख्यमंत्री जिसको कह देगा कि यहाँ से इतने जीत रहे हैं तो जिता देगा डीएम, हारे हुए को जिता देता है। यहाँ चुनाव कहाँ होता है यहाँ प्रदेश में? क्यों काम कहा के खर्चे कर रहे? पर राकेश जी, चुनाव तो तब भी होता था, चुनाव तो तब भी होता था जब भाजपा से पहले किसी और की सरकार थी, तब ये सवाल नहीं उठे। और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव तो तब भी था जब आप चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, संसद की बात कर रहे हैं आप, संसद चला रहे हैं वहां पे, किसान संसद, तो इस संसद ने ही तो तय किया है कि ये कानून जो पास हुआ है वो संसद ने ही पास किया है। अब इतना समय हो गया है तो आप उस संसद का मान नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ ठीक, हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मान रहे हैं। अच्छा, ये व्यापारी के गोदाम पहले बन गए और पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारियों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करी? क्या व्यापारियों को पता था कि मैं गोदाम पहले बना लूंगा और पार्लियामेंट को हाईजैक करके मैं कानून बनवाऊंगा? पार्लियामेंट में डर के कानून बनाए या पार्लियामेंट में घुसपैठ हुई? कानून बाद में बने, वे गोदाम पहले बने देश में। ये जो सरकार है, ये सरकार मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। इस देश में से कंपनी सरकार को जाना होगा। अगर यहां पे सरकार बीजेपी की होती, यहां पे सरकार कांग्रेस की होती, यहां पे सरकार किसी भी पार्टी की होती जिसने देश में ग्राउंड लेवल पे काम करा है, वो किसानों से बातचीत करती। ये देश में कंपनी की सरकार है, इस कंपनी की सरकार को देश में से जाना पड़ेगा। बातचीत तो पिछले 8 महीने से हुई नहीं है, बातचीत तो अभी तक कुछ हो नहीं रही। सरकार ने कह दिया है कानून वापस नहीं होगा, आप आ जाइए, आपको और मुद्दों पे बात करनी है तो आप कर लीजिए। उससे वो सरकार कहती है कि आप बचते फिर रहे हैं, आप सीधे आके बताते नहीं है कि आपको भाई क्या क्या अमेंडमेंट करवाने हैं, सिर्फ एक जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार को और कोई मौका ही नहीं दे रहे आप। सरकार पहले नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि हमने 700 साल का एग्रीमेंट करके आए हैं। ये हम भारत सरकार से ही बातचीत करेंगे और भारत सरकार ही कानूनों को वापसी लेगी। वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है आपकी बात। लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई गुंडागर्दी और किंग जोंग का राज नहीं है कि जो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बदलेंगे। उनका एक कानून नहीं बदलेंगे। हाँ। कानून तो देश का पार्लियामेंट बदलेगा, कानून कैसे नहीं बदलेंगे? उस पार्लियामेंट ने ही ये कानून बदलेगा कानून तो। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी राकेश टिकैत की? कदम कैसे क्या उठाएंगे? तैयारी क्या है आप लोगों की? अभी तो हमने चुनाव अभी है कहां, अभी तो कानून की बात कर लो, अभी गन्ना भुगतान की बात कर लो। पूरा देश में बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा है। हरियाणा में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर है। अकेले रामपुर की हमने बात करी एमएसपी पे, वहां पे उस धान की खरीद हुई जो धान वहां पे पैदा ही नहीं होता, वो धान बिहार में पैदा होता है। मिर्जापुर और जो बिहार से लगता है क्षेत्र है उसमें पैदा होता है, ठीक है, और रामपुर में उसकी खरीद होती है। जरा उसकी जांच करवा दो कौन कौन है उसमें, वो कल हमने दिए, आज भी दस्तावेज देंगे। राकेश जी, इतना तो जरूर हो गया है कि इतने महीनों से किसानों की बात करते करते आप भी लाग लपेटना नेताओं की तरह सीख गए, सीधे सवाल का जवाब सीधा देते नहीं है। पर मैं आपसे फिर पूछता हूं कि क्या जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि पूरा जो आपका आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है, आप जो ऑपोजिशन के नेता हैं उनसे भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि राजनीति ही अब बचा है आपके लिए आखिरी विकल्प कि सरकार को वोट पे चोट करो तभी आपकी बात मानी जाएगी? ना, आंदोलन कहां राजनीति हुआ?
राजनीति वाला तो नहीं कोई आता, कोई मिला आपको बताइए, उनको याद कर रहे थे, हाँ बताइए, उनको भेजियो, कोई मिला तो आपको। सारे सांसद वहीं पहुंचते हैं अब तो। अभी कहाँ चुनाव है? चुनाव तो 8 महीने बाद में है अभी। तो चुनाव में अरे क्या पता, क्या मैं कोई ज्योतिषी हूं कि मैं 8 महीने आगे का बता दूं? तो अपनी जो पूरी आपकी रणनीति है, रणनीति तो बन रही है राकेश जी, इसको तो आप बार बार कभी कहते भी हैं, आपके यहां से चंदूनी साहब वहां कह रहे हैं पंजाब में हमें ऐसा डालना चाहिए, आप बताना नहीं चाहते। एक सवाल और भी है, 15 अगस्त को इस बार जब देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, डर यह है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो दोबारा से दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में, देश की सड़कों, दिल्ली की सड़कों पर लोगों को देखने को ना मिले। पुलिस ने लाल किले को पूरी तरह कंटेनर लगा के बंद कर दिया है, तो 15 अगस्त को कुछ कारस्तानी का तो कार्यक्रम नहीं है। ना हमको लाल किले पर जा रहे, लाल किले ने कोई पार्लियामेंट वो कानून बनाए, हम तो दिल्ली में हम चले जाएंगे, 10-11 आदमी जाएंगे और वहाँ वाल्मीकि मंदिर है उस पर जाएंगे, वहाँ दिल्ली की किसी भी जमीन पर अपना झंडा लगा देंगे हम, तिरंगा। ना हमारा कोई कार्यक्रम नहीं, हमारे तो लोग गांव-गांव तिरंगा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, हमारा क्योंकि ट्रैक्टर ही टैंक है हमारा किसान का, तो उसी पर लगाएंगे, ट्विटर पर उस पर डाल देंगे। अब आप अपना बार बार ट्रैक्टर को टैंक से जोड़ देते हो तो लोगों में डर हो जाता है कि राकेश टिकैत फौज तो नहीं बना रहे, और किसके खिलाफ फौज बना रहे हैं? अपने देश के खिलाफ ही। खैर राकेश टिकैत साहब, अब इतना तो आप सीख गए हैं कि सीधे सवालों के सीधे जवाब तो शायद नेताओं की तरह गोलमोल आप भी घुमा देते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, लखनऊ में आप हैं और क्या क्या अब आपकी आगे कार्रवाई होगी उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी, और आपको एक बार फिर बैठाएंगे। अगर राकेश टिकैत दिखेंगे किसी पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए, तो राकेश टिकैत से सवाल दोबारा पूछा जाएगा कि आप तो कह रहे थे कि राजनीति से बिल्कुल दूरी रहेंगे, तो अब बदलाव कैसे आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपको बड़ी खबर बताते हैं जिसका बिल्कुल सीधे सीधे आपके साथ सरोकार है, क्योंकि आप अपने बच्चों को लेकर कोरोना काल में वैसे ही बहुत परेशान होंगे, उस पर एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने एक बड़ी बात कही है। इस साल के अक्टूबर, यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगले साल मार्च तक वैक्सीन आने की संभावना है। तो अभी तक जो वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम था देश में, जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए था, अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2 महीने के अंदर अंदर 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन आ जाएगी। ये जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल खुलने की बात हो रही है, उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। There is no financial crunch. Government is supported, and we are very thankful to government and Modi ji for their support, for improving and helping us in our industry to scale up vaccine manufacturing. Yes, for adults, we are hoping that in October. That is up to the Drug Controller of India. We are hoping that in October it will be launched. It will be 2 doses again, sir. Yes. 2 doses. Yes. And secondly, it will be a cost will be the same as Covishield, or it will be expensive. We at the time of launch everybody will. And in children, children will be in first quarter of 2022. तो स्कूल भेजने से पहले जो आपकी चिंताएं थी शायद 2 महीने में और दूर हो जाएंगी। बेहतर यही रहेगा कि बच्चे भी सुरक्षित रहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन और जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उससे लोग थोड़े, उनको लग रहा है कि कोरोना बिल्कुल भाग ही गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो हमारी तरफ हाथ हिला रही थी देवी जी, ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है, और ऐसा लग रहा है कि कोरोना से जो पहले वाला समय है हम उसमें बिल्कुल वापस पहुंच चुके हैं। बाजारों में रौनक से कम व्यापारी तो खुश हैं, लेकिन आप बताइए इतनी भीड़ में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, नहीं लगी है, कौन मास्क पहना है, नहीं पहना है, कौन ठीक से पहना है, नहीं पहना है, कैसे पता चलेगा? और हमें कम से कम इतना जरूर समझना होगा, ये बात जरूर सोचनी होगी कि सरोजनी नगर मार्केट में आप जाकर शॉपिंग तो थोड़े दिन बाद भी कर सकते हैं। आपने देखा भी कोरोना का दूसरी जो लहर थी कितने विकराल रूप में थी, और इस बीच तीसरी लहर की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। तो ये सीधा सीधा एक इन्विटेशन है कि तीसरी लहर आ जाइए, हमें फिर परेशान कीजिए, क्योंकि लोग शायद अभी भी
जागना ही नहीं चाहते हैं। और इन सब के बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में, जिस तरीके से आपको बताया कि आज आधार पूनावाला, ये जो आपने तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, आज मनसुख मंडाविया जी से भी मिले, देश के नए स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच कोविशील्ड और वैक्सीन को लेकर, सप्लाई को लेकर काफ़ी बातचीत हुई, क्योंकि अब कोशिश यही है कि किसी तरीके से तेज़ी से बढ़ा दिया जाए जो हमारा वैक्सीनेशन का जो स्पीड है। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रोज़ का जो पूरा मिशन है, वो अब धीरे धीरे कोशिश करी जा रही है कि उस तरफ जल्दी तेजी से बढ़ा जाए। चलिए, अब आपको कुछ ग्राफिक के जरिए मैं कुछ समझाता हूं, दिखाता हूं, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो अभी लगातार बना हुआ है। पर ग्राफिक्स पे समझने से पहले, मतलब नंबर्स देखने से पहले, आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना को लेकर अभी हालात क्या है। भीड़ से खचाखच भरा बाजार, बिना मास्क के लोग और लापरवाहियां अपार। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के केस में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। आज एक बार फिर से नए संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार को ये आंकड़ा 43,000 से कम था, लेकिन आज नए संक्रमितों की संख्या 44,000 को पार कर गई है। कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। देश तीसरी लहर की चौखट पर खड़ा है, लेकिन लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। सरोजनी नगर बाजार में लोगों की भीड़ लग रही है। खरीदारी करने आए लोग कोरोना की तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों ने मास्क लगाया है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि पब्लिक प्लेस में मास्क को लेकर सख्ती कर रही है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। कोरोना के तीसरी लहर को लेकर के तमाम विशेषज्ञों ने अपनी आशंका जाहिर की और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हूं, जहां की तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लापरवाहियों की वजह से एक बार फिर से तीसरी लहर जो है वो भयावह स्तर पर राजधानी दिल्ली में आ सकती है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। यहाँ कोरोना को लेकर के जो भी गाइडलाइंस थे मार्केट के अंदर या फिर जो भी उसके प्रोटोकॉल से कुछ भी यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ भी है, तो सही तरीके से मास्क नहीं लगाए हुए हैं। देश में इस वक्त संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में अभी संक्रमण फैलने की रफ्तार कम है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसी तरह से भीड़ जुटती रही और लोग लापरवाह रहे तो तीसरी लहर देश में जल्द ही आ जाएगी। तीसरी लहर की नहीं आई है ऐसा प्रतीत होता है, और अगर आती है तो बिल्कुल ये हम लोगों की लापरवाही की वजह एक तीसरी लहर की वजह बन सकती है। देश तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन लोग पहले से ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। ऐसे में कोरोना के नए मामलों का बढ़ता ग्राफ पूरे देश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट देख लिया आपने। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। स्क्रीन पर आंकड़े ये केरल में जिस तरीके से, और मैं आपको बताता हूँ ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन देश में 44,000 केस आए, थोड़ा केस बढ़े हैं। केरल में 20,000 से ज़्यादा केस हैं पिछले 7 दिनों में। लगातार केरल में 20,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। 6,500 से ज़्यादा केस औसतन महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी 2,000 से ऊपर केस लगातार पिछले 7 दिनों की औसत में अगर आपको बताऊं तो वो लगातार हो रही है। तो ये 3 राज्य जो हैं ये इस समय बिल्कुल मुश्किल का सबब बने हुए हैं। और एक उस दिन हम बात कर रहे हैं जब थोड़ा सा कोरोना के जो नंबर्स हैं, जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बड़े हैं। 44,000 के आसपास केसेस हैं। आपको तीसरी लहर, जो दूसरी लहर गई है उससे कंपेयर मत कीजिए, जब लाखों में जाते थे। इससे पहली जो लहर थी तब 40,000 पे भूकंप मच गया था पूरे देश पर। तो कम से कम अपना ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए और ज़रूरत ना हो तो बाहर मत जाइए। हमें तो नौकरी के लिए आना ही पड़ता है। मैं आपको अब इसके बाद एक दूसरी खबर जो आप लोगों के जीवन पे, हम आम लोगों के जीवन पर असर डाल रही है उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये एक बार फिर से बाढ़ और बारिश की जो बिल्कुल तबाही मची हुई है मैदानी इलाकों में, उसकी
ये जो है विजुअल जो है ये कहानी बयान करते हैं। ये विजुअल राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान में झालावाड़ का ये इलाका है। आप देख लीजिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी पानी लगेगा। सड़कें बिल्कुल नदियां बन चुकी हैं और इतना जबरदस्त कहर राजस्थान के कई शहरों में बन के टूट रहा है कि लोगों का जो जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों को जान का माल का नुकसान हो रहा है। आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। घरों में पानी, दुकानों में पानी, सरकारी दफ्तर में पानी, पुलिस स्टेशन में पानी, सड़कों पर पानी। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां जिधर नजर दौड़ाओ चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश इतनी कि यहां के लोग हैरान और परेशान हैं। बारिश की वजह से किसी की दुकान डूब गई तो किसी के घर में रखा सामान। झालावाड़ और उसके आसपास के इलाके में काली सिंध, भीमसागर, चंवली बांध पड़ते हैं। लगातार आसमान से बरस रही आफत की वजह से सभी बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। यहाँ पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की फसलें तक तबाह हो गईं। अब लोग भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि आने वाले दिनों में बारिश न हो, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। ये कानपुर से आई तस्वीरें हैं। पांडु नदी का पानी कानपुर के लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया है। शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के कच्चे मकान गिरने लगे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मर्दनपुर, बनपुरवा, कंचनपुरवा और रायपुरवा जैसे इलाकों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया है। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेत खलियान लबालब पानी में डूब चुके हैं। उधर देख लो आप, है हवा आदमी का निकल दिक्कत तो है। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? ये नाव से आ रहा है और कैसे आएंगे? ये नाव कैसे जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई कि आप लोगों द्वारा? अब ये गांव की तरफ से है और का। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गंगा और यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। प्रयागराज के निचले इलाके छोटा बघाड़ा, दारागंज, झूसी के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। कई सड़कें डूब गई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। शहरी इलाके में बख्शी बांध के आसपास सैकड़ों मकान डूब गए हैं। लोग अपने घरों से सामान निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि पानी से बचाने के लिए लोगों को सामान छत पर रखना पड़ रहा है। एकदम बाधित हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले से यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2 दिन पहले से बहुत तेजी से बाढ़ आ रही है। इसी वजह से पूरी एकदम हर चीज़ बाधित हो गई है और लोग निकल नहीं पा रहे अपने घरों से। मकानों में घर पानी घुस गया है, कई मकानों में पानी घुस गया है। आवागमन इधर का बंद हो गया है। दुकानें सब बंद हो गई हैं। यहाँ सब्जी उब्जी की जो दुकानें थी सब बंद हो गई हैं। तो घर नीचे बाधित हो गए हैं। लोगों का आवागमन एकदम बंद हो गया। सारी दुकानें बंद हो गई हैं और जो झोपड़ी खुरिया वाले हैं ये भी यहाँ से सब निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश का हाल देखिए। ये एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। ग्रामीण इलाकों में तो पानी कहर बरपा ही रहा है, लेकिन राजधानी पर भी पानी की ऐसी मार पड़ी कि जगह जगह पानी भर गया। ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या यूपी, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, देश के सभी राज्य पानी के प्रकोप से बेहाल हैं। ऐसे में अगर लगातार हो रही बारिश नहीं रुकी तो लोगों को और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बाढ़ की आफत आपने देखी। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखकर आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे और आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और कम से कम हमारे देश में तो ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही होता है। ये खबर टोक्यो से आ रही है। ओलंपिक वहां पे चल रहे हैं, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत के लोग और सरकार हार के बावजूद भी खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं होने दे रही, साथ में खड़ी हुई है और उनको प्रोत्साहन कर रही है। लेकिन इसके उल्टे चीन में अगर आप देखें तो खिलाड़ियों को मेडल लाने का दबाव इतना ज्यादा है
कि अगर वो ऐसे में वहां पर हार जाते हैं या किसी भी तरीके से, मतलब समझ लीजिए गोल्ड की जगह सिल्वर भी ले आते हैं, तो उनको अपने घर में अपमान झेलना पड़ता है, उनको अपने घर में मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया जाता है। इस खबर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि चीन और भारत में, दोनों देशों में कितना अंतर है। दिखाता हूं आपको। आज ओलंपिक में महिला हॉकी का मैच आपने देखा था। भारत का ये मैच ग्रेट ब्रिटेन के सामने हार गया। ये पहला मौका था कि जब महिला हॉकी जो टीम है वो किसी पदक के लिए खेल रही थी और पूरे देश की नजरें बिल्कुल टोक्यो पर, जापान में इस मैच पर टिकी हुई थी। लोग हॉकी में भारत की जीत की दुआएं कर रहे थे, कामनाएं कर रहे थे, पर मानो पूरा देश जो था वो बिल्कुल टीवी सेट के सामने चिपका हुआ था, नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। लेकिन इस मैच में हम हार गए। इस हार के बावजूद जिस तरीके से रानी रामपाल और उनकी जो पूरी टीम थी उसने मेहनत करी, जो दुख उनको हो रहा था वो दुख सबके दिलों में यहां पर भी हो रहा था। लेकिन इस हार के बावजूद भी महिला हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा देश एकजुट था। खिलाड़ियों के हौसले को कम नहीं होने दिया जाए, और इसी बात को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से पूरा देश इकट्ठा होकर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, उन सब ने मिलके उनकी हौसला अफजाई करी, उनके लिए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, वहां पर उनसे बातचीत भी करी, और वो ये मेडल चूक गए इस पर उन्होंने ये बात भी कही कि आपने पूरा दम लगाया और इससे हॉकी के लिए नए आयाम खुलते हैं, लोगों को नई सफलता के लिए ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी हो या अभिनेता शाहरुख खान, सभी ने ट्वीट करके खिलाड़ियों को बधाई दी, उनके जोश और जज्बे की तारीफ भी करी। लेकिन इसके उलट आपको मैं बताता हूं, ये सिर्फ ट्वीट का ही सिलसिला नहीं था। प्रधानमंत्री ने तो उनको फोन करके भी लड़कियों को बधाई दी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। की बात ये तो थी हमारे देश की बात। चाइना की बात कर लेते हैं। चीन में जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाता है तो उसकी जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उन्हें भला बुरा कहा जाता है। यही वजह है कि चीन के खिलाड़ी अपनी हार से घबराकर, मतलब मैच से पहले ही बेचारे इतने घबरा जाते हैं कि वो शायद इस डर के मारे ही हार जाते हैं, और हारने के बाद अपने वतन वापस लौटने से भी डरते हैं। चीन में खिलाड़ियों के लिए हालात इतने खराब हैं कि वहां सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों तक को गद्दार कहा जाता है। साथ ही साथ उन्हें यह कहा जाता है कि आपने देश की नाक कटवा दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वो है एथलीट वेंग लुआओ की। ये वीवो का उनका अकाउंट है।
वैंग वुमेन एयर राइफल में फाइनल राउंड में पहुंच नहीं पाई और उसके बाद इस ऐप पर उन्हें इतना जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया कि उनके अकाउंट पर भद्दे भद्दे मैसेज छोड़े जाने लगे, गालियां उनको दी जाने लगी। इसके बाद उन्होंने आखिरकार परेशान होकर इस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद ही कर दिया और जाते जाते वैंग ने एक पोस्ट लिखा और कहा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं लोगों के डर के कारण हार गई और अब आप लोगों से 3 साल बाद मुलाकात होगी। देखिए किस तरीके के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ये बात कहेंगे कि चीन में जो हो रहा है, जिस तरीके की उन्हें बातें करी जा रही हैं, उसके मुकाबले भारत में जो अपने खिलाड़ी हैं उनको कुछ कहा ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 के अगर कुछ आंकड़े अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें फ़र्क देखिए कितना है। चीन में किस तरीके से मेहनत करी जाती है और क्या क्या चीन के लोग जो खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। खिलाड़ियों की अगर बात करें तो एक भारत में 1,369 करोड़ 21 लाख रुपए खर्चे जाते हैं। वहीं अगर इसका मुकाबला मैं चीन से करूं, नंबर देख लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपए चीन में खिलाड़ियों पर खर्च करे जाते हैं। वो 300 गुना ज़्यादा है। पर ऐसा पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा अगर आप अपने खिलाड़ियों को सम्मान भी नहीं दे सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी और हमें ये भी नहीं भूलना होगा, कम से कम हमारे देश में हमें ये नहीं भूलना होगा। कुछ शरारती तत्वों ने, हमने देखा था कि हॉकी के पिछले मैच हारने में जब महिला टीम हारी थी तो क्या करा था हमारी एक खिलाड़ी के घर के बाहर जाके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नाम भी वहीं पर जुड़ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें।